स्टूडेंट्स, आई एम अजय फ्रॉम अजय केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। इसके पहले हम 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट पढ़ा चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आज हम चौथा पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब। हम परासरणी दाब के पहले पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका, ये परासरणी दाब के पहले हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, और ऑस्मोसिस के भी पहले हम 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, डिफ्यूजन, विसरण, एंड हम पढ़ेंगे एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम अर्ध पारगम्य झिल्ली। लेकिन हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे विसरण। ठीक है, यहां पर ये जो है यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के पहले हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस के भी पहले पढ़ेंगे हम डिफ्यूजन। जब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि घुल्य एवं घोलक, इसी को विलेय या विलेय एवं घोलक को विलायक, घोल को हम विलयन भी बोलते हैं। तो यहां पर कोई भी बात, घुल्य या विलेय, घोलक या विलायक, घोल या विलयन। अब देखो, किसी घुल्य में घुल्य और घोलक को मिलाओगे, घुल्य और घोलक को मिलाओगे तो क्या बनता है? घोल बनता है। और इसमें अगर आप किसी पात्र में जल लेकर के चीनी या नमक या ग्लूकोज या किसी भी ठोस घुल्य को घुलाओगे तो क्या बनता है? समांग घोल बनता है, होमोजीनियस समांग घोल बनता है, यानी समांग विलयन बनता है। समांग जिसका हर अंग, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल, यहाँ पर जिसमें ये जो है समांग विलयन बनता है, इसको क्या कहते हैं? विसरण। यानी ये जो है आपका घुल्य और घोलक, अगर घुल्य और घोलक अपने आप एक दूसरे में मिल करके, एक दूसरे में मिश्रित होकर के समांग घोल बना लें, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विसरण। यहाँ पर आपका डिफिनेशन भी क्लियर होना चाहिए कि ये जो है विसरण का घुल्य एवं घोलक के स्वतः घुल्य एवं घोलक के घोलक को मिलाने पर स्वतः समांग घोल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को विसरण या इसको फैलाव बोलते हैं, विसरण या फैलाव कहा जाता है। यानी फैलाव नहीं भी कह सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। यानी विसरण, ये जो है घुल्य एवं घोलक क्या हो जाते हैं? घुल्य एवं घोलक एक दूसरे में मिल करके समांग घोल, होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या कहलाता है? विसरण। ये बहुत ही वेरी सिंपल चीज है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं, यहां पर आपको बताए थे कि डिफ्यूजन, इसको पढ़ने के पहले ऑस्मोसिस, इसको पढ़ने के पहले डिफ्यूजन। अब आइए डिफ्यूजन के बाद हम पढ़ेंगे एसपीएम।
SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका SPM शॉर्ट में बोलते हैं अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये जो है यहां पर आप देखेंगे SPM क्या है। SPM जो है, SPM एक प्रकार का झिल्ली है जिसमें सिर्फ घोलक के यानी विलायक के ही अणु आर पार आ जा सकते हैं, घुल्य के नहीं। जैसे आप मान लो कि घुल्य एवं घोलक, घोलक मान लो पानी ले लो तुम और इसमें चीनी ले लो, तो किसका कण बड़ा होता है? चीनी का। अगर इसको हम घुला भी देंगे, अगर हम इसको घुला भी देंगे तो भी जो है ये जो है पानी की अपेक्षा चीनी का कण जो है बड़ा होता है। इसीलिए SPM से होकर के, SPM से होकर के घुल्य के जो अणु हैं ये आर पार नहीं जा सकते हैं, जबकि SPM से होकर के सिर्फ कौन जा सकता है? घोलक, विलायक या इंग्लिश में क्या, सॉल्वेंट के ही कण या सॉल्वेंट के ही अणु आर पार जा सकते हैं। क्या कहलाता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। नाम से ही क्लियर है कि घोल का आधा भाग जाएगा, यानी घुल्य नहीं जाएगा, घोलक जाएगा। घोल कैसे बना है? घुल्य और घोलक से क्या बनता है? घोल। तो घोलक को परमिशन देता है और घुल्य को परमिशन नहीं देता है। ये कहता है SPM कि घुल्य हम तुमको जाने नहीं देंगे, इसलिए अर्ध पारगम्य झिल्ली है। नहीं तो क्या हो जाता है इसका? पूर्ण पारगम्य झिल्ली, घुल्य भी जाए घोलक भी जाए। लेकिन कहता है नहीं, SPM यानी हमसे होकर के सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा? कौन जाएगा? घोलक जाएगा, विलायक जाएगा। क्योंकि विलायक के जो कण होते हैं, अणु होते हैं, वे घुल्य की अपेक्षा छोटे होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर SPM जान गए कि SPM एक प्रकार की झिल्ली है जिससे होकर के सिर्फ घोलक के ही अणु आर पार जा सकते हैं, घुल्य के नहीं। तो इसका हम पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। और ये भी दो प्रकार का होता है। वह झिल्ली जिससे होकर सिर्फ घोलक के अणु ही आर पार आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, आ जा सकते हैं, घुल्य के नहीं। SPM कहलाता है, ये देखिए SPM कहलाता है। अब आइए, SPM जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या? नेचुरल SPM, प्राकृतिक SPM। नेचुरल SPM और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल, कृत्रिम SPM। एक होता है प्राकृतिक SPM, एक होता है कृत्रिम SPM। अब ये नेचुरल SPM क्या है? जैसे ये जो है वेजिटेबल प्लांट यानी प्लांट या एनिमल से बने हुए जो झिल्ली होते हैं, जैसे हम जनरली पिग, सुअर का जो ब्लैडर होता है, पिग्स ब्लैडर, इसमें जो है नेचुरल में सबसे बेस्ट होता है पिग्स ब्लैडर। ये जो होता है ये आपका
क्या होता है, नेचुरल एसपीएम, प्राकृतिक एसपीएम जो है पिग्स ब्लैडर, सुअर का जो ब्लैडर होता है वो एसपीएम का कार्य करता है, नेचुरल प्राकृतिक। आर्टिफिशियल में जो है जैसे ये एक तरह से पर्चमेंट पेपर होता है और जिसे एक सेलोफेन भी होता है, सेलोफेन होता है, ये आर्टिफिशियल है। उसके बाद आप कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर ताज़ा बना हुआ कॉपर फेरोसाइनाइड। उसके बाद आप सिलिकेट्स ऑफ आयरन, आयरन के सिलिकेट्स, कोबाल्ट के सिलिकेट्स, निकिल के सिलिकेट्स, Fe या कोबाल्ट या निकिल के सिलिकेट्स, ये जो है ये क्या है, ये मानव निर्मित है, कृत्रिम है। ये क्या है, ये एसपीएम है। तो अब देखिए ये वाला जो होता है ये क्या कैसा होना चाहिए, ताज़ा बना हुआ कॉपर फेरोसाइनाइड या सेलोफेन या आयरन, लोहा, कोबाल्ट, निकिल के सिलिकेट्स, इनमें से कोई भी आर्टिफिशियल हैं। और नेचुरल में जो है सबसे फेमस कौन होता है, ये जो है पिग्स ब्लैडर होता है। अब आइए हम यहाँ पर एसपीएम में जान गए। एसपीएम याद रखिएगा, एसपीएम किसको अलाउ करता है आने जाने का, घोलक को, न कि घुल्ले के अणु को। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये तो हमारा हो गया डिफ्यूजन हो गया, उसके बाद एसपीएम हो गया। अब हम आते हैं ऑस्मोसिस पर। ऑस्मोसिस तब जाकर के हम आएंगे किस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर पर, परासरणी दाब पर। हम पहले पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ये देखिए ये जो हिंदी है इसका परासरण। अब ये क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, अभी आपने एक बार हम फिर डिफ्यूजन पे आते हैं। डिफ्यूजन क्या है, जब आप किसी घुल्य और घोलक को मिलाते हैं तो वो मिलाते ही वो अपने आप क्रिया करके क्या कर लेते हैं, एक समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस में यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर ये मान लो ये तुम्हारा घोल है और ये है तुम्हारा घोलक, या ये है सांद्र घोल और ये है तन्नु घोल। तन्नु घोल का मतलब जिसमें घुल्ले की मात्रा कम, सांद्र घोल का मतलब जिसमें घुल्ले की मात्रा अधिक। तो यहाँ पर अगर तुम बीच में एसपीएम लगाते हो, एसपीएम, तो जानते हो एसपीएम हो करके कौन आर पार जा सकता है, सिर्फ घोलक के अणु, घुल्ले के नहीं। तो इसमें से क्या हो सकता है, केवल घोलक के अणु आर पार जा सकते हैं। या ये देखिए, या अगर एक घोल हो सांद्र घोल, एक घोल हो तन्नु घोल, और दोनों के बीच एसपीएम, जैसे यहाँ पर घोलक और घोल के बीच एसपीएम रखिएगा, तब यहाँ पर सिर्फ घोलक के अणु आर पार जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर सांद्र घोल और तन्नु घोल को एक दूसरे से एसपीएम के द्वारा अलग करते हो, तब यहाँ पर तन्नु घोल के, तन्नु इसमें भी चूंकि तन्नु घोल है, सांद्र भी घोल है, तो यहाँ पर घुल्य एवं घोलक रहेंगे। यहाँ पर भी घुल्य एवं घोलक रहेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इसमें से घोलक के अणु यानी तन्नु घोल का घोलक एसपीएम होकर के सांद्र घोल में जाएगा, लेकिन ये जो है सांद्र घोल का घोलक एसपीएम होकर के तन्नु घोल की ओर नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है कि एसपीएम होकर के घोलक या घोलक के अणु घोल की तरफ चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। या तन्नु घोल से घोलक के अणु सांद्र घोल में चले जाते हैं, जिससे सांद्र घोल का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को और किससे होकर के, एसपीएम होकर के जाते हैं। अतः सांद्र घोल का क्या हो जाता है, ये जो है आयतन बढ़ जाता है,
और गया कौन है? तन्नु घोल से केवल घोलक गया है, न कि घुल्य। किसी के घुल्य को ये जाने नहीं देगा, न तन्नु घोल का न सांद्र घोल का। तो इसका आयतन क्या होगा? घट जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। ये घोलक है, ये घोल है, यहाँ घोलक के अणु घोल में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, तो क्या ये हमेशा जाते रहेंगे? नहीं। जब सपोज कीजिए घोलक के अणु घोल में जा रहे हैं, या तनु घोल से घोलक के अणु सांद्र घोल में जा रहे हैं, जैसे ही दोनों घोल का सांद्रण बराबर हो जाएगा तो उनके बीच में साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, और क्या होगा? और ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाएगी। यानी ये तब तक जाएगा जब तक कि, ध्यान दीजिए, ये तन्नु घोल है, ये पतला घोल है, ये गाढ़ा घोल है। तन्नु घोल, सांद्र घोल, इसमें से तन्नु घोल से घोलक के अणु तब तक जाएंगे सांद्र घोल में जब तक कि दोनों घोल का सांद्रण बराबर न हो जाए। दोनों घोल का सांद्रण जैसे ही बराबर हो जाएगा, ये जो है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो ऑस्मोसिस का परिभाषा क्या हुआ कि जब एसपीएम होकर के कोई घोलक घोल में प्रवेश करता है, या तनु घोल से घोलक के अणु सांद्र घोल में प्रवेश करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पर परासरण का परिभाषा क्या होगा? एसपीएम होकर घोलक के अणु का कुल स्वतः, एसपीएम होकर घोलक के अणु का कुल स्वतः अणु का घोल में कुल स्वतः प्रवाह, एसपीएम होकर घोलक के अणु का घोल में कुल स्वतः प्रवाह को परासरण कहा जाता है। या हम यहाँ घोलक के जगह क्या लगा सकते हैं? या तन्नु घोल से घोलक के अणु का सांद्र घोल में कुल स्वतः प्रवाह को परासरण कहा जाता है। या कुल के जगह हम नेट का प्रयोग कर सकते हैं। नेट ये देखिए, ये क्या कहता है? केवल एसपीएम से होकर के क्या जाएगा? घोलक के अणु जाएंगे, घुल्य के नहीं। अब यहाँ पर आपको एसपीएम में हम पढ़ा दिए, क्या एसपीएम में हम पढ़ा दिए आपको नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी, और ये हो गया परासरण। अब देखिए ऑस्मोसिस का जरा उदाहरण देख लीजिए। जैसे आप दो अंडा ले लीजिए, और ये है आपका, ये जल है, और ये NaCl का घोल है। आप दो अंडा को, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो अंडा को आप, दो कच्चे अंडे को आप ले लीजिए और दोनों को HCl अम्ल में डाल दीजिए। HCl अम्ल में जैसे ही डालेंगे, ऊपर का जो उसका हार्ड पार्ट होता है वो निकल जाएगा। तो आपके पास जो है पतली झिल्ली में अंडे का पूरा मटेरियल प्राप्त होगा। आप दोनों अंडों को HCl अम्ल में से डाल करके उसका छिलका हटा लीजिए। बॉयल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो लिक्विड तो जम जाएगा।
वहाँ पर ये उसका पतला झिल्ली बच जाएगा ऊपर वाला, वो किसका कार्य करेगा? वो कार्य करेगा एसपीएम का। याद रखना, ऊपर का जो झिल्ली है, ये अंडे का ऊपर का जो झिल्ली है वो कार्य करेगा एसपीएम का, अर्धपारगम्य झिल्ली का। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ NaCl अंडा में द्रव भरा है और इस अंडा में भी द्रव है। इसमें इस अंडे को डाले हैं किसमें? जल में। इस अंडे को डाले हैं NaCl में। अब ये जो घोल है ये NaCl का घोल है और ये जो है ये जल है, ये द्रव जल है, ये द्रव NaCl का घोल है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चूंकि जल का जो सांद्रण होता है, जल का सांद्रण ये कैसा होता है? कम अंडा के द्रव से, और जो अंडा का द्रव होता है वो जल के सांद्रण से अधिक गाढ़ा होता है। तो ऑस्मोसिस कहाँ होती है जी? लोअर सांद्रण से हायर सांद्रण में। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो इसका सांद्रण क्या होगा? इसका सांद्रण अधिक होगा। अंडा का जो सांद्रण है, द्रव लिक्विड जो अंडा का उजला और पीला भाग लिक्विड में, वो द्रव से जल से गाढ़ा होता है। तब क्या होगा? घोल यानी जल के जो ये अणु हैं, जल के अणु ये अंडा में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे अंडा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें NaCl का घोल है। अंडा यहाँ पर अब क्या होगा? अंडा का जो द्रव है उसका सांद्रण कम हो जाएगा, जबकि NaCl का जो सांद्रण है, ये NaCl है, NaCl का घोल, NaCl के घोल का सांद्रण क्या होगा? अंडा के सांद्रण से अधिक होगा। अभी आपने देखा तन्नु घोल से एसपीएम, ये जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, ऑस्मोसिस की क्रिया कहाँ होती है? तन्नु घोल से सांद्र घोल की ओर या घोलक से घोल की ओर। तो यहाँ पर अंडा का द्रव गाढ़ा है यानी अधिक सांद्रण, जल जो है पतला है यानी जल का सांद्रण कम है। तो अंडा का द्रव बाहर निकलेगा या जल के अणु अंडे में घुस जाएंगे। नतीजा क्या होगा? अंडा जो है वो फूल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, ये जो है, ये जो आपका अंडा है, ये अंडा जो है, यहाँ पर अंडा का जो द्रव है NaCl, अंडा के द्रव का सांद्रण कम, किसकी तुलना में? NaCl की तुलना में। NaCl का जो घोल होता है वो अंडा के द्रव के घोल से अधिक सांद्रण वाला होगा। नतीजा क्या होगा? अंडा में से ये जो अंडा का जो द्रव होता है वो एसपीएम यानी जो अपना ऊपरी गह्वर है उसमें से होते हुए कहाँ निकल जाएगा? NaCl के घोल में। तो जिसके कारण ये जो अंडा है वो अंडा क्या होगा? अंडा सिकुड़ जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये जो डॉटेड लाइन है ये परासरण की क्रिया के बाद है और ये जो ठोस लाइन है ये परासरण के पहले का है। तो इसमें अंडा क्या होगा? इसमें अंडा सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसमें जो है अंडा सिकुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडा जो है, ये थोड़ा सा फिगर ही हो गया है, यहाँ पर अंडा का ओरिजिनल साइज ये है और अंडा के द्रव में क्या घुस गया? जल के अणु, घोलक के अणु घुस गए। क्योंकि ये जो है ये एसपीएम जो अंडा का पतला झिल्ली है ये जल को अपने में प्रवेश कर देता है और ये जो है ये चूंकि कहता है कि अंडा का जो द्रव है वो सांद्रण कम होता है, NaCl का सांद्रण अधिक होता है, तो अंडा का द्रव NaCl में चला गया और इसमें जल के जो अणु हैं वो अंडा में चले आए। तो यहाँ पर अंडा क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंडा फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेल। ये जो है अंडा स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा और यहाँ पर अंडा सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ से ये जो सिकुड़ा है यहाँ से द्रव कहाँ गया है? बाहर गया है। तो इसको हम कहते हैं इक्सोऑस्मोसिस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्सोऑस्मोसिस। इसको क्या कहते हैं?
छेपी परासरण, छेपी परासरण। और ये क्या है, इसमें से ये जो एसपीएम है, यानी पहले इसका परिभाषा सुन लो। छेपी परासरण, जो द्रव ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपने द्रव को बाहर फेंकता है। क्या करता है, छेपी परासरण। और ये क्या करता है, ये घोलक के अणु को बाहर से अपनी ओर लेता है। तो इसको कहते हैं क्या, इंडोऑस्मोसिस। इसको कहते हैं इंडोऑस्मोसिस। ये जो है शोषी परासरण, ये है आपका शोषी परासरण। तो यहां पर सिकुड़न कब होगा, जब छेपी परासरण होगा। और जब स्वेलिंग कहां होगा, ये जो है अंडा क्या हो गया, यहां फूल गया, क्योंकि बाहर से जल के अणु अंडा में प्रवेश कर गए, तो ये बाहर से अंदर में आए, यानी इंडोऑस्मोसिस। जब घोलक के अणु एसपीएम होकर के, अंडा का ऊपरी झिल्ली किसका कार्य करता है, एसपीएम का। जब एसपीएम होकर के घोलक के अणु बाहर से अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो शोषी परासरण कहलाता है। और जब एसपीएम होकर के घोलक के अणु या तनु घोलक सांद्र घोल की ओर यानी बाहर की ओर निकल जाए तो छेपी का मतलब फेंकना और शोषी का मतलब ग्रहण करना। तो यहां पर ऑस्मोसिस भी दो प्रकार का हो गया, छेपी एक्सोऑस्मोसिस एंड इंडोऑस्मोसिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। छेपी परासरण के कारण क्या होगा, सिकुड़न होगा। और ये जो है शोषी परासरण के कारण क्या होगा, स्वेलिंग होगा, वो कोई चीज फूल जाएगा। तो ये चीज रहा आपका क्या, ये आपका अंडा पर हमने ऑस्मोसिस का परासरण ये उदाहरण दिया। याद रखना, एसपीएम होकर के सिर्फ घोलक के अणु आर पार जा सकते हैं, अगर अंदर आ गए तो क्या कहेंगे, शोषी परासरण, इंडोऑस्मोसिस। और यदि घोलक के अणु अंदर से बाहर चले गए एसपीएम होकर के तो उसको कहेंगे छेपी। बाहर जाने का मतलब आप फेंक रहे हैं तो आप क्या होंगे, आप अपने शरीर से पानी, ब्लड सब फेंकते जाइए तो क्या हो जाएंगे, आप सिकुड़ जाएंगे। और जो है आप खूब बढ़िया खाना खाइए और यहाँ पर तो ये क्या होगा, ये शोषी होगा, तो आप क्या होंगे, ताकतवर होंगे, मोटा होंगे, फूल जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर इंडोऑस्मोसिस और ये है क्या, ये एक्सोऑस्मोसिस। अब आइए एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो तुम ग्रेप्स ले लो, ग्रेप्स अंगूर को तुम NaCl में और अंगूर को तुम जल में, जो अंगूर जल में डाला गया है, जल में वो क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा, क्योंकि जल के अणु अंगूर में घुस जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंगूर है, NaCl है, तो किसका द्रव, अंगूर का द्रव गाढ़ा होगा कि NaCl का, NaCl का गाढ़ा है, अंगूर का पतला है। तब यहाँ पर अंगूर क्या होगा, ये जो है वो सिकुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो गया, छेपी परासरण। और ये है आपका शोषी परासरण, ये जो है आपका शोषी परासरण। इसी तरह से किशमिश को भी तुम डालोगे तो सेम चीज होगा। तो ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा सिर्फ अभी तक हमने क्या पढ़ा, विसरण पढ़ा, उसके बाद एसपीएम पढ़ा, फिर ऑस्मोसिस पढ़ा। अब जो है अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। परासरण एवं विसरण में अंतर क्या होगा, ये देखिए, ये है आपका ऑस्मोसिस और ये है आपका डिफ्यूजन। अब यहाँ पर आप ऑस्मोसिस में देखिए, सबसे पहले ऑस्मोसिस की क्रिया में क्या होगा, यहाँ एसपीएम की जरूरत है, एसपीएम की आवश्यकता है। यहाँ पर एसपीएम की आवश्यकता नहीं है, डिफ्यूजन में एसपीएम की आवश्यकता नहीं है।
यहां देखिए दूसरा अंतर क्या होगा, ये जो है एसपीएम कहता है हम सिर्फ घोलक के अणु को जाने देंगे, घोलक के अणु को जाने देंगे, वो भी एसपीएम रहेगा तो एसपीएम के अणु को आर पार, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घुल्य और घोलक दोनों एक दूसरे में मिलते रहेंगे। घुल्य एवं घोलक के अणु एक दूसरे में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें एसपीएम की आवश्यकता है, इसमें नहीं है। यहाँ घोलक के अणु सिर्फ आर पार, सिर्फ घोलक के अणु, यहाँ पर घुल्य एवं घोलक दोनों के अणु एक दूसरे में क्या होंगे, मिश्रित होंगे। अब आइए तीसरा नंबर, ये जो ऑस्मोसिस की क्रिया है ये सिर्फ घोल पर, ये जो है ये सिर्फ घोल पर लागू होती है, गैस पर नहीं, ठोस पर नहीं। ये कहता है डिफ्यूजन कि यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है विसरण की, गैसेज एंड सॉल्यूशंस, घोल और गैस दोनों पर लागू होगी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो है सिर्फ घोल पर, और ये कहता है कि गैस भी एक दूसरे में मिल सकते हैं, घोल भी एक दूसरे में मिल सकते हैं। ये कहता है नहीं, सिर्फ घोल पर, यानी ऑस्मोसिस की क्रिया सिर्फ कहाँ होगी, यहाँ ऑस्मोसिस की क्रिया सिर्फ घोल में होगी। अब आइए चौथा पॉइंट, अगर आप दाब को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस की क्रिया को रोका भी जा सकता है या दिशा को विपरीत भी किया जा सकता है, दिशा को उल्टा किया जा सकता है। दाब बढ़ा दीजिए तो ये रुक भी सकता है, और अधिक दाब बढ़ा दीजिए तो जो घोलक के अणु घुल्ले में जा रहे थे, घोल में जा रहे थे, अब घोल के भी अणु दाब बढ़ने के कारण घोल में से घोलक के अणु किधर जाएंगे, कम सांद्रण वाले में। वास्तव में ये कहाँ होता है, एक चीज ध्यान रखना है, आपको बताएंगे, ये होता है लोअर कंसंट्रेशन। पहले इसको देख लीजिए, इसको रोका या दिशा को उल्टा किया जा सकता है, इसको न रोका जा सकता है और न इसकी दिशा को उल्टी की जा सकती है। इसे रोका या दिशा को उल्टा नहीं किया जा सकता है। अब आइए इसमें क्या है, ऑस्मोसिस की क्रिया कहाँ होती है, निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण में। ये याद रखना, निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर, यानी निम्न सांद्रण में से घोलक के अणु उच्च सांद्रण में जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें होता है उच्च सांद्रण से उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर। यानी ये जो डिफ्यूजन है इसमें क्या है कि अगर आप सांद्र और तनु दोनों घोल को मिलाओगे तो घोलक के अणु किधर से किधर जाएंगे, उच्च से निम्न की ओर जाएंगे। ये कहता है नहीं, निम्न से। देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है जल है और ये अंडा है, तो यहाँ पर जल का सांद्रण कम यानी निम्न, तो निम्न से कहाँ चला गया, उच्च में। यहाँ देखो अंडा का सांद्रण कम और NaCl का सांद्रण अधिक, NaCl का सांद्रण अधिक है, तो अब देखिए निम्न में से किधर जा रहा है, निम्न से उच्च सांद्रण की ओर, निम्न से उच्च सांद्रण की ओर परासरण होती है, लेकिन विसरण कहाँ होती है, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। परासरणी दाब। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अब जाकर के ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी। यहाँ पर परासरणी दाब हम जो इसके पहले जो पढ़े वो इसके लिए वो आधार बना रहे थे। अब देखिए यहाँ पर
एसपीएम से होकर घोल में घोलक के अणुओं, घोल एसपीएम से होकर घोल में घोलक के अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए घोल पर जो न्यूनतम अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे परासरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अभी आपको बताया कि अगर इधर है घोलक या तन्नु घोल, ध्यान दीजिए, तो तन्नु घोल में घुल्य एवं क्या होते हैं, घोलक, और इधर है घुल्य या सांद्र घोल। ध्यान से देखना, ये जो है सांद्र घोल, तो ये क्या काम करता है, परासरण क्या करता है, ये एसपीएम है। तो या तो घोलक के अणु घुल्य में चले जाएंगे, घोल में चले जाएंगे, घोलक के अणु घोल में चले जाएंगे, या तनु घोल से घोलक के अणु एसपीएम होकर के सांद्र घोल में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, शॉर्ट में लिखते हैं लो कंसंट्रेशन, और इधर है हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रण निम्न सांद्रण। तो परासरण में क्या होता है, घोलक के अणु निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर आते हैं, यानी घोलक से घोल में या तनु घोल से सांद्र घोल की ओर आते हैं। अब कहता है कि अगर इस प्रक्रिया को रोकना है, तो घोल पर या सांद्र घोल पर एक न्यूनतम अतिरिक्त दाब लगा दो। क्या होगा, अब जो है, अब इधर से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर घोलक के अणु नहीं जाएंगे, बल्कि अब ये जो है, अब ये क्या हो जाएगा, ये चीज अब क्या होगा, ये रुक जाएगा। एसपीएम से होकर घोल में घोलक के अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए अब यहां पर रुक गया, तो रुक गया यानी आपने क्यों रुका, अगर आप दाब हटा दीजिए तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप घोल पर एक बाहरी दाब लगा देते हैं, इसी बाहरी दाब को परासरणी दाब कहा जाता है। यह हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर, ये रुक गया, ये प्रक्रिया रुक गई। लेकिन कहता है अब यह ऑस्मोटिक प्रेशर से एक और आता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, जो आप मार्केट में फिल्टर खरीदने जाते हैं, हम लोग जिसको जनरली फिल्टर बोलते हैं, वाटर फिल्टर, वो एक्चुअली में क्या होता है, RO होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। वो RO की प्रक्रिया को उल्टा कर देता है, यानी जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाते थे, अब क्या होगा RO में, कि RO में हाई कंसंट्रेशन से घोलक के अणु लो कंसंट्रेशन की ओर चले जाएंगे। ये कब होगा, जब घोल पर, ध्यान दीजिए, जब घोल पर परासरणी दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग क्यों लगाए थे बाहरी दाब, क्योंकि परासरणी की क्रिया को रोकना था। यहाँ पर रोकने के लिए हम लोग, यहाँ पर रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन यहाँ रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग अधिक दाब लगा दें, विपरीत परासरण, पहले इसका हिंदी जान जाओ, विपरीत परासरण, ये क्या कहता है, विपरीत परासरण क्या कहता है कि यदि घोल पर ऑस्मोटिक प्रेशर से अतिरिक्त दाब लगा दिया जाता है, तो
क्या हो जाता है, परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है। यानी जो पहले निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की हो जाता था, अब जो है घोलक के अणु उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर आने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इट इज द रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा, ऑस्मोसिस का उल्टा, ये जो है आपका ऑस्मोसिस का उल्टा है। ऑस्मोसिस में क्या था, घोलक या तनु घोल से घोलक के अणु घोल या सांद्र घोल में जाते थे। अब यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस में घोलक के अणु घोल से घोलक की ओर या सांद्र घोल से तनु घोल की ओर या उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाते हैं। तब यहाँ पर क्या कहोगे, तो ये जो है जब घोल पर परासरणी दाब से अधिक बाहरी दाब, जब घोल पर परासरणी दाब से अधिक बाहरी दाब लगाया जाता है तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है, जिसे RO रिवर्स ऑस्मोसिस विपरीत परासरण कहा जाता है। इसका फायदा देखिए, आप RO खरीद के लाते हैं 12,000, 13,000, 15,000, 20,000 में, वो क्या करता है, वो करता है गंदे पानी से आपको क्या देगा, शुद्ध पानी देगा। यानी अगर आप समुद्र का जैसे बड़े बड़े समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं, उसमें हजारों हजार सैनिक और आदमी रहते हैं, तो उनको पानी कहाँ से मिलता है, पानी तो खारा होता है समुद्र में। ऐसा तो नहीं है ना कि आप बाल्टी निकाल डुबाए और समुद्र से खींच लिए। तो उसके लिए क्या होता है, उसमें RO के प्लांट लगे होते हैं उन जहाज़ों में, शिप्स में, और वो RO का पानी, वो RO मशीन क्या करता है, समुद्र से पानी को लेता है और डिसलाइनेशन करता है। डिसलाइनेशन, सलाइनेशन माने नमक को हटाता है, डिसलाइनेशन। इसका उदाहरण है डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्री जल से नमक को, सलाइनेशन माने नमक, यहाँ पर यानी जो है ये समुद्री जल से नमक को हटाना। तो ये क्या करता है, RO का काम देखिए। या आप गंदा पानी, मान लीजिए आपका जो चापाकल है या मोटर है या जो आप सिंटेक्स में जो पानी रखे हुए हैं वो गंदा हो चुका है, तो उसका क्या करते हैं, उसका कनेक्शन हम RO में दे देते हैं। RO क्या करता है, कितना भी गंदा पानी रहेगा आपके सिंटेक्स में, टंकी में, या सप्लाई वाला जो पानी है या चापाकल का पानी है या मोटर से आप पानी निकालते हैं, RO में डालते हैं, RO क्या करता है, बिल्कुल ही, यानी ये उच्च सांद्रण, जल का उच्च सांद्रण कब होगा, जब उसमें गंदगी रहेगी, तब क्या करेगा, वो उच्च सांद्रण से घोलक के अणु को, यानी जल के शुद्ध अणु को कहाँ देता है, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर। तो विपरीत परासरण में क्या होता है, याद रखिएगा, ये जो है उच्च सांद्रण से कहाँ, निम्न सांद्रण की ओर परासरण की क्रिया होती है। एक्चुअली परासरण की क्रिया क्या होती है, लो से हाई, लेकिन विपरीत में क्या होती है, हाई से लो। ठीक है, अब आइए, अब आपको ये तो हो गया हमारा, RO हो गया। अब आइए जैसे एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बाय बर्कले एंड हार्टले। देखिए इन लोगों का नाम देखिए, ठीक है ना, ये लोग विदेशी हैं, ठीक है, इनका नाम जो है इतना टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ OP,
क्या है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। बर्कले और हर्टले मेथड के द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या है प्रायोगिक माप, ये जो है ये सबसे अच्छी विधि है ऑस्मोटिक प्रेशर मापने की। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा बैलेंस किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर को ओपी को बाहरी दाब के द्वारा बैलेंस किया जाता है। इसका दूसरा क्या है कि इसमें अन्य विधि की तुलना में इसमें टाइम कम लगता है। टाइम टेकन इज मच लेस, टाइम टेकन इज मच लेस देन अदर मेथड्स। तीसरा इसका क्या है कि इसमें जो है आपका इसमें सॉल्यूशन का जो सांद्रण है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो क्या करता है बाहरी दाब घोलक के अणु को घोल में प्रवेश करने से रोकता है। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं कि घोल का सांद्रण नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंटल। इसको फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो है प्रसरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए व्यंजन जो है किसी घोल का प्रसरणी दाब जो है किसी घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर ताप एवं सांद्रण को इंग्लिश में कंसंट्रेशन, ताप एवं सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। पाई समानुपाती सी क्या है सांद्रण कंसंट्रेशन, एंड पाई समानुपाती टी। तो या में पाई बराबर सी आर, या यहाँ पर हम आर गुणे सी गुणे टी, जहाँ आर बराबर क्या है घोल स्थिरांक, और इसी को हम घोल स्थिरांक या गैस स्थिरांक भी कहते हैं। इसका मान जो होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल होता है। ये जो आर है, अब सी क्या है, सी है आपका सांद्रण कंसंट्रेशन, और टी क्या है, टी है आपका टेम्परेचर। अब ये जो है आपका ये सी क्या है सांद्रण, चूंकि सांद्रण सी बराबर क्या होता है मोल को n से व्यक्त करते हैं और आयतन को v से। तो हम यहाँ पर c बराबर क्या लिख सकते हैं n/v। अगर मोल है n और आयतन लीटर में तो क्या हो जाता है सांद्रण की इकाई मोल प्रति लीटर। ये मोल और नीचे लीटर, तो क्या होता है मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। और याद कीजिए ये क्या होता है मोलरता, ये है मोलरता। याद कीजिए आपको ये जो आपका प्रसरण दाब है ये मोलरता पर निर्भर करता है, मोल पर लीटर पर। और याद कीजिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किस पर निर्भर करता था मोललता पर।
यानी m बराबर क्या होता था, मोल kg इनवर्स। और ये जो है आपका, ये किस पर निर्भर करता है, मोल लीटर इनवर्स यानी मोलरता कैपिटल M पर। और ये तीनों निर्भर करता था मोलरता पर, छोटा m पर। लेकिन याद रखिएगा दोनों में मोल है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। आपको बताए थे कि दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend only on the number of moles of solutes, number of particles of solutes, number of molecules of solutes, but do not depend on the nature of the solute। हम आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाने के दिन ही बता दिए थे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि तीनों, ये प्रथम तीनों मोललता पर, मोललता पर निर्भर, मोल kg इनवर्स। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये मोलरता पर, ये जो है इंग्लिश में मोलरता पर निर्भर करता है, ये जो है आपका मोलरता पर। लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में एक कॉमन है मोल, यानी ये ऑल दीज 4 आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये जो है आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है। इसमें क्या है, ये तीनों अगर आ जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड 4th ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप कह सकते हैं कि द फर्स्ट 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द मोललिटी बट रेस्ट 4th डिपेंड्स ऑन द मोलरिटी। ठीक है, तो ये मोल पर लीटर और ये मोल पर केजी। ठीक है, इसमें समानता क्या है कि ये चारों जो हैं घुल के मोल पर निर्भर करते हैं, और चारों में 3 एक साइड हैं और एक चौथा अलग है। तो ये मोललता छोटा m और ये वाला बड़ा m, ये मोल पर लीटर और ये तीनों मोल पर केजी। ठीक है, यही अंतर है। अब आइए यहाँ पर, तो C बराबर n/v, तो हम यहाँ पर C के जगह यहाँ देखो पाई बराबर क्या है, पाई बराबर CRT, C के जगह रख दो n/v RT। तो ये जो है पाई v बराबर nRT, इस समीकरण को हम कहते हैं क्या, वेंट ऑफ समीकरण। तन्नु घोल के लिए, तन्नु घोल के लिए ये क्या रहा आपका, वेंट ऑफ इक्वेशन समीकरण। अब देखिए, अब आप चूंकि आपको पता है मोल n बराबर क्या होता है, दिया गया भार W बटा में मोलर द्रव्यमान, ये सूत्र सैकड़ों बार आया होगा, मोलर द्रव्यमान m, यानी n बराबर W बटा में m। तो हम यहाँ पर पाई v बराबर nRT, n के जगह W बटा में m RT पाई v। तो m बराबर, ये अब यहाँ से हम जैसे तीनों में आपको मोलेकुलर कैलकुलेशन ऑफ मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट्स हम निकालने को बताए थे, इसमें भी आप यहाँ एक हेडिंग हो सकता है, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट्स हम यहाँ पर दे भी सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक। यहाँ घुल के अणु द्रव्यमान का निर्धारण, ये एक हेडिंग हो गया। अब आइए, ये है छोटा m क्या है, दिया गया भार, बड़ा M क्या है, ये छोटा w सॉरी, दिया गया भार, मोलर m क्या है, मोलर द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान घुल्य का। तो m बराबर निकल जाएगा यहाँ से WRT बटा में पाई गुणा में भी। ये देखिए, ये रहा आपका घुल्य का अणु द्रव्यमान निकालने के लिए, ये क्या है W, दिया गया भार, ये गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट, ये टेम्परेचर, ये लीटर में आयतन, और ये है पाई परिसारक दाब। अब यहाँ पर आप देखिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर
यहाँ पर ये सूत्र जो है आपका पाई बराबर CRT। अगर किन्हीं दो घोलों के लिए C और T समान हो, C और T समान हो, R तो कांस्टेंट है, यदि किन्हीं दो के लिए C और R, कोई दो घोल मान लीजिए C1 बराबर C2 और T1 बराबर T2, तो पाई 1 बराबर क्या होगा, पाई 2। तो ऐसे घोल जिनका परिसारक दाब समान हो उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक घोल। आइसो का मतलब समान, आइसोटोनिक घोल। अब वैसे दो घोल जिनके आइसोटोनिक दाब, आइसोटोनिक जो है सॉरी आइसो परिसारक दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोऑस्मोटिक दाब। ध्यान दीजिए, जिन दो घोलों का या जिन घोलों का, दो से अधिक घोलों का परिसारक दाब समान हो उनको कहते हैं आइसोटोनिक घोल। आइसोटोनिक घोल या अगर मान लो कोई दो घोल हैं जिनके परिसारक दाब समान हैं तो इनको हम कहते हैं आइसोऑस्मोटिक यहाँ पर घोल। तो आइसोटोनिक घोल या आइसोऑस्मोटिक घोल। तो स्टूडेंट्स आज जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी है, ठीक है ना, ये डेली लाइफ में भी इसका यूज है, जैसे आपका RO ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये रहा आपका क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 12th, ये पार्ट 12वां है, ठीक है ना, पार्ट 12वां है ये। तो आप इसका नोट्स बनाते हुए चलेंगे और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।